जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जनाबे वाला आज है डे 3 और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस डे 3 को। और मैं आपको बताता चलूँ कि कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ग्रामर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा अबाउट कुछ अहम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप उसको याद रखें। हमने पढ़ा अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, इसके ऊपर हम आए थे। हमने पढ़ा अबाउट नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, बहुत टाइम इस पे लगाया क्योंकि 28% ऑफ इंग्लिश ये कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी पूरी इंग्लिश का 28% ये हिस्सा हुआ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए टेंसेस के ऊपर। टेंसेस के ऊपर जब हम आए तो हमने बेसिक टेंसेस के ऊपर बात की। फिर हमने बात की अबाउट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा। हमने इनके बारे में बेसिक डिफरेंस के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, अगर आपको याद हो तो। याद करना भी चाहिए भाई, अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो इसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते। यानी पैसिव वॉइस वर्सेस एक्टिव वॉइस, हमने इसके ऊपर भी बात की थी। और अब इसी सिलसिले को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से अपने सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसको आपने बड़े अच्छे अंदाज से कर लिया होगा, कवर किया होगा, क्योंकि अगर कवर ये नहीं हुआ तो फिर काम ज़रा ख़राब है बाबू। तो इसलिए ख़याल रखना बहुत ज़रूरी इस चीज़ का है। तो चलें ज़रा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, जो कि है टेंसेस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो मैंने कहा था कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जो टेंसेस यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो आते हैं ना हमारे पास एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, उनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नाम की हद तक हैं, लेकिन उनके बच्चे अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। यही पढ़ा था ना हमने। यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो हैं, नाम की हद तक तो हैं, लेकिन आगे जिनका काम है वो हैं कौन से? वो उनके बच्चे हैं जो कि अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। जो हमारे पास अब आती है ना बात अगली, जिसे हम नाम देते हैं जनाब एक्टिविटी सेंटेंसेस यानी टेंसेस, इनके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, वो ये वाली कि जनाब इनमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक चीज़ का लाजमी इजाफा करते हैं टेंसेस में, और उसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात अब आपने याद रखनी है। अब मैं आपके सामने हेल्पिंग वर्ब्स तो लिखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, उनमें हम सिर्फ यही वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ या शो करवाने जा रहा हूँ। वो ये हैं जनाब, डू डस जब यूज़ होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, या सिर्फ हम यूज़ करते हैं ओनली, डू डस नहीं लगाते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं इसमें, प्रेजेंट के पहला सेक्शन। इसी तरह आपको दुनिया जहाँ के जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस नज़र आएंगे उनके अंदर ये वाले हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, इज़, एम, आर, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ठीक है। दुनिया जहाँ के जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम टेंसेस होते हैं उनके अंदर अब ये हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आ गया कहीं पे भी, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आया, उसके साथ ये फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ ING। इसी तरह और आपको क्या नज़र आएगा? हैज़ हैव अगर कहीं पे लगा हुआ नज़र आ जाए तो उस हैज़ हैव के साथ जनाब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई लाजमी नज़र आएगी, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर आपको कहीं पे हैज़ बीन या हैव बीन लगा हुआ नज़र आ जाए तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING आपको लगा हुआ लाजमी नज़र आएगा। ये बात क्लियर हो गई? मैं बात को ज़रा इसलिए आपके लिए ईज़ करना चाह रहा हूँ कि आप इसको याद रखें। आप जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त, आपकी आइल्स, रीडिंग आइल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त कहीं पर भी आपको अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आ जाए तो उनके साथ अगर ये वाला फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होगा जो कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, तो इसका मतलब ये होगा जनाबे वाला कि ये वाले क्या हैं? ये प्रेजेंट के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? इसको तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगी बात, पक्की बात है।
ठीक है। तो जनाब अच्छा ठीक है, ये मेरे साथ जो है ना वो मैं इसको डबल टैप करता हूँ, नहीं हुआ, फिंगर से करूँ, नहीं जी हो गया। ओ वेरी गुड कैमरा वाले भाई। अब हम बात करते हैं अबाउट पास्ट। पास्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं उनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ नजर आएगा। और वो कौन सा है, यानी आपको नजर आएगा या तो डिड, जहां पे डिड नजर आएगा उसके साथ आप हमेशा लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। या तो सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर कहीं लगी हुई नजर आए, कोई डिड नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, पास्ट का कोई टेंस है। इसी तरह अगर आपको वाज वर लिखा हुआ नजर आ गया, उसके साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लाजमी लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह वाजवर के साथ के अलावा आपको हैड लगा हुआ नजर आएगा, और जहाँ पे हैड लगा हुआ नजर आया उसके साथ हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसी तरह जनाब आप हैड बीन लगा हुआ नजर आएगा और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। मैं रिपीट इसलिए बार बार बात को कर रहा हूँ कि आप समझें, दुनिया जहाँ के जितने भी पास्ट के टेंसेज होंगे उनके अंदर आपको सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब जो नज़र आ रहे हैं यही लगे हुए होंगे, लेकिन उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब, चूँकि हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नज़र आएगी। इसी तरह अब हम अपनी बात को, अपनी इस नैया को कुछ और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं अबाउट फ्यूचर। दुनिया जहाँ के जितने भी फ्यूचर के टेंसेज होंगे उनके साथ आपको सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब लगे हुए नज़र आएंगे, और वो क्या है, विल, शैल, जहाँ पे नज़र आया उसके साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी नज़र आएगी। इसी तरह आपको विल भी, शैल भी कहीं पे भी लगा हुआ नज़र आ गया तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी लगी हुई होगी, ये भी याद रखना है आपने। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस की, ये बात याद रखनी है। इसी तरह जब आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा विल हैव किसी राइटिंग में लिखा हुआ, शैल हैव कहीं नज़र आ गया, तो जनाब याद रखिएगा कि उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसी तरह आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कहीं पे विल हैव बीन, या शैल हैव बीन लिखा हुआ कहीं पे नज़र आ गया, तो उसके साथ हमेशा आप यूज़ करेंगे फर्स्ट, सॉरी गलत बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, इसके साथ आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये लाजमी लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो जनाब मतलब यही हुआ कि जहाँ पे आपको फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा हुआ नज़र आएगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, ये लाजमी लगा हुआ होगा, ये याद रखना है। अच्छा, अब मैं जो जादू आपके सामने लेके आने जा रहा हूँ तो याद रखिएगा, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने, जो आपके सामने आ रही है बात। बेटा अगर आपको ये, अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए, ये जनाब याद रखें, दुनिया जहाँ के की किताबों में कहीं पे कोई बोलता हुआ, कोई कहीं पे लिखा हुआ, अगर आपको डू डज कहीं पे लगा हुआ नज़र आ गया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी हुई, डू डज ना लगा हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब उस सेंटेंस में लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि वो वाला जो सेंटेंस होगा हम उसे नाम देंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो पूरा नाम क्या होगा, ज़रा बताएं मुझे, पूरा नाम क्या है इंडेफिनिट का? उसके पापा पहले आते हैं और फिर उसके बाद वो आता है बच्चा, क्या नाम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह ये लगा हुआ नजर आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह ये लगा हुआ नजर आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरह ये लगा हुआ नजर आ गया तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लो जनाब, चार टेंसेस की पहचान हमारे सामने आ गई है, मजा आ गया। अगर कहीं पे आपको लगा हुआ नजर आ गया डिड और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब या सिर्फ सेकंड फॉर्म वर्ब कहीं पे लगी हुई नजर आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, इंडेफिनिट। किसका किसका किसका, जी हाँ पास्ट का, पापा जी पास्ट है इधर, और इधर पापा जी पास्ट हैं, और कहीं पे वाज वर्ड लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई नजर आएगी तो इसका मतलब है दैट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। हैड है लगा हुआ नजर आया तो इसका मतलब ये क्या है, दैट इज परफेक्ट।
ये लगा हुआ नजर आया, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे शहजादे लगे हो, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में जहां पे विल या शैल लगा हुआ नजर आया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी हुई है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल दैट इंडेफिनिट। इसी तरह जनाब विल भी शैल भी लगा हुआ और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई, तो दैट इज व्हाट, जी हां, कॉन्टिन्यूअस। विल हैव शैल हैव लगा हुआ नजर आया, उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगी हुई होगी, तो दैट इज व्हाट, परफेक्ट। और अगर विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उसे नाम देंगे दैट व्हाट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो जनाबे वाला ये टेंसेस एक्टिव वॉइस का एक आपके सामने वो सेक्शन आ गया जिसमें आपको तमाम टेंसेस के नाम पता चल गए, तमाम टेंसेस की पहचान पता चल गई और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा होगा और उसके साथ ये हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब है ये वाला टेंस है। अब इसके लिए कोई टेस्ट तो बनता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको 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 जरा, सब्र करो जनाब। ये वाले मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी एक्टिव वॉइस के टेंसेस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, चारों बच्चे पूरा पूरा किरदार अदा करते हैं, यानी 12 होते हैं। तो ये 12 आपके सामने हैं। पैसिव वॉइस के कितने होते हैं, पैसिव वॉइस के जनाब होते हैं कितने कितने जनाब, उसके होते हैं सिर्फ और सिर्फ 9, और उनके अंदर ये वाले आखिरी नहीं होते, बस यही इनकी जनाब पहचान होती है। वैसे बंदी तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो जरा मैं अब आपके सामने जरा इसको शेयर कर दूं ताकि आप उसको भी याद रखें। एक्टिव वॉइस का सेक्शन समझ आ गया आपको, कोई इसमें मसला, कोई इसमें टेंशन, कोई इसमें टेंशन। अच्छा, नेम ऑफ द टेंस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं फिर होनी चाहिए कि ये वाला टेंस है तो इसका मतलब है ये है। अब आप अगर एक्टिव वॉइस आपको याद रहेगा ना तो आपके लिए मसला रहना ही नहीं है पैसिव वॉइस को कवर करना। अब मैं इसके बाद वही करवाने जा रहा हूं। पहले जरा इनके नामों को ना 30 सेकंड के लिए जरा देख लें प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से इसको देखें, क्योंकि ये जब कवर नहीं होगा तो अगला सेक्शन कवर नहीं होगा। कैमरे वाले भैया आपने कैमरे पे फोकस रखना है, मेरा माइक चाहे आप पॉज कर दीजिएगा। इनके पास 30 सेकंड ये देख लें और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, जल्दी देख लें इसको। जी तो भाई लोग, हम लोगों ने बात किया अबाउट एक्टिव वॉइस और मुझे पता है कि आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से देख लिया होगा। अब यहां से ही हम आएंगे पैसिव वॉइस के ऊपर, पैसिव वॉइस के ऊपर। अब ज़रा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा जी। मैं इसके अंदर ही कुछ चेंज करूंगा जानबूझ के। वजह यह है कि आप अगर इसको ऐसे ही समझ आ जाएगी ना तो पैसिव वॉइस को भी समझना आसान होगा। अब याद रखें कि दुनिया जहां के जितने भी प्रेजेंट के पैसिव वॉइस हैं वो कितने टेंसेस हैं, 3 हैं, ठीक है। उनके अंदर ये वाला सेक्शन तो नहीं होगा,
ये तो मैं कर रहा हूँ ख़त्म। अच्छा, मैं कलर एक और चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अगर समझ आ गए तो जनाब मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। और यही तो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं चाह रहा कि आपको समझ ना आए। तो अब ज़रा बात को समझिएगा। मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो उसमें याद रखें कि हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, एक बात याद रखें वो ये वाली कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये बात याद रखनी है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये आपने अब याद रखना है, ये आपके लिए एक बड़ा अहम तवीज़ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई दूसरी नहीं, कोई आई यू एन जी नहीं यूज़ किया जाता, आई ऊ एन जी कुछ भी नहीं है, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये याद रहेगा। अब याद पे आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब्स हम जो लगाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लगाएंगे। इज एम आर। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी जी? फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? अच्छा चलो इस तरह पूछता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस के अंदर हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जी? इज एम आर साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ऐसा ही है। अच्छा तो जनाब प्रेजेंट इनडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज एम आर ही ना, और इज एम आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है ना, है ना, है ना। हाँ, मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। वो ना एक बाजी साहिबा थी, बहन साहिबा, उनको नया नया शौक़ हुआ कि वो ड्राइविंग सीखेंगी। तो वो ड्राइविंग स्कूल जाती हैं और ड्राइविंग स्कूल जाने के बाद ना वो कहती हैं कि मुझे ना ड्राइविंग सिखानी है आपने। तो वो ना ड्राइविंग सिखाते हैं। जब उनके टेस्ट का आखिरी दिन होता है ना तो उसके बाद उनसे एक आखिरी सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि देखें जी ये आपके लिए आखिरी सवाल है, ये ख़ास तौर पे आपके लिए, ये आपके लिए आखिरी सवाल है। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो यू आर पास्ड। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें आप गाड़ी चला रही हैं 80 की स्पीड पर और एकदम आपके सामने आपके भाई आ जाते हैं और आपके हस्बैंड आ जाते हैं। अब मुझे बताएं कि अब कोई ना कोई तो गया, किसी ना किसी चीज़ को तो लगाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लगाना ही पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि आप क्या करेंगी? वो नज़रें झुकाती हैं, थोड़े आंसू गिरते हैं और इंतहाई जो है ना वो आँखों में आंसू लिए भरे हुए चेहरे से पानी पानी भरा हुआ है, वो उठ के कहती हैं जी कि मैं ना अपने हस्बैंड को ठोक दूंगी। वजह यह है कि मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मैं तो चलो फिर भी जैसे भी सब्र शुक्र कर लूँगी, उसकी कोई इंश्योरेंस भी होगी बेचारे की, खैर तो लेकिन मैं अपने भाई को, उसने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं हस्बैंड को ठोक दूँगी। बंदा आगे से जो ड्राइवर होता कहता बहना आपको खुदा का वास्ता है, आपको बार बार हमने ये समझाया है कि आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई चीज़ भी आ जाए, किसी तरह भी आ जाए, आपने ब्रेक मारनी है, बंदा नहीं मारना, ठीक है। इतना ही आपको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं है तो प्लीज़ उसको जाके वैसे मार दो, लेकिन तुसी इतने ब्रेक मारनी। तो भाई आपने ब्रेक मारनी है, मतलब सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी कुछ नहीं। ये बात याद रखें, इससे आपको मुझे उम्मीद है याद रहेगी बात। तो याद रखें कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा हर एक टेंस में यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए इज एम आर, उनके साथ क्या आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी मैं जान के नहीं करवा रहा, छोड़ दें। प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं उनका जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है, उनका जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। किसका लगेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये बात याद रखनी है। अब मैंने अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जो कि हैज़ हैव है, इसका मैंने पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं किसके हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा? पैसिव वॉइस में हैज़ बीन, हैव बीन, और उसके साथ क्या करनी है? ब्रेक मारनी है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है जी, ब्रेक मारनी है। तो मैंने क्या करना है? हैज़ बीन, हैव बीन और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया जी प्रेजेंट परफेक्ट।
का पैसिव वॉइस। इसी तरह पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वॉज वर आएगा, और उसके साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट का जब बनाना होगा तो हैड बीन आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। समझ आ रही है ना बात की मैं क्या कह रहा हूं, और वेरी गुड। इसी तरह फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो जनाब फ्यूचर इनडेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला, क्या होगा, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, याद रखना है। और उसके साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसी तरह जब हमने फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये वाला, और उसके साथ क्या करना है, जी हां ब्रेक मारनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक है, क्लियर। कितने टेंसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो पैसिव वॉइस के कितने होते हैं टेंसेस, 9 होते हैं ना, 9 ही होते हैं, पक्की बात है, शक तो नहीं कोई, जबरदस्त। तो जनाब 9 ही होंगे ने, असी पढ़ लिया, 9 ही जब होते हैं तो जनाब इनके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि 6 तो हमने कवर कर लिए, अब रह गया कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मजेदार वाली बात याद रखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जितने भी पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, चाहे प्रेजेंट के, पास्ट के या फ्यूचर के, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब वही रहता है जो एक्टिव वॉइस में था। यानी अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर ही होगा। लेकिन इसके साथ मैंने एक ट्विस्ट है, वो ये वाला कि मैंने एक चीज़ का इजाफा करना है जिसका नाम क्या है, बीइंग। इधर भी मैंने क्या इजाफा कर देना है, बीइंग। ठीक है, इधर भी मैंने क्या इजाफा करना है, बीइंग। तो क्या बन जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, ब्रेक वाली। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। तो जनाब ये हमारे पास बाकी हो गया जनाब, 6 हो गए, 6 है ना, तो ये 7 8 9, लो जी 9 के 9 कवर हो गए। समझ आ गई है बात की, क्लियर है बात की, समझ आ गई है। अब मैं आपके सामने ज़रा कुछ टेस्ट लेके आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको टेस्ट जो है वो अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। अब टेस्ट के लिए हो जाएं तैयार, और आपके लिए क्योंकि आ रहे हैं वो टेस्ट की भरमार, और वो टेस्ट की भरमार आपके पास ये है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छे से कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्लीज़ मेरा जो है ना वो आप मान मत तोड़िएगा, टेंस को अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि हम अच्छे से चीज़ को कवर कर पाएँ। तो मैं ज़रा टेस्ट आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे पहला जनाब आपके पास टेस्ट होगा कि आपने टेंसेस के नेम बताने हैं, और 3 टेंसेस टेस्ट हैं आपके, 3। ठीक है, और 3 के 3 टेस्ट आपने सॉल्व करने हैं और मुझे अच्छे तरीके से इसके ऊपर बताना है। विद साउंड चला रहा हूँ इस दफ़ा, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो आपकी अटेंशन भी लगी रहे और आपकी कंसंट्रेशन भी लगी रहे। तो 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहला टेस्ट आपके सामने, मैं नहीं बोलूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ मैं चुप रहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने जा रहा। आप लोग ही इस 3 टेस्टों को सॉल्व करेंगे, और वही हिसाब जो मैं पहले भी बता चुका कि यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा। आप इसको देखेंगे, गलतियाँ यकीनन इसमें होगी, आप पॉइंट आउट करेंगे कि ये गलती थी। जितना ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई लोग और बहन लोग, आपके लिए टेस्ट स्टार्ट होता है, पहले ये 3 होंगे, फिर उसके बाद अगले एक्टिव या पैसिव के डिफरेंस के। तो टेस्ट स्टार्ट होता है अब से। Welcome to English with Sir Rehan Sarwar. 15 seconds for each question. You may pause the video if you need. माइक ख़त्म कर।
जी तो जनाबे वाला, टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर किया होगा। अब आते हैं जनाब टेस्ट नंबर 2 की तरफ, और टेस्ट नंबर 2 आपके सामने ये रहा। Welcome to लाजमी सॉल्व करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसको अपनी एक्सप्रेस बैच का हिस्सा बनाया कि बड़ी इंपॉर्टेंट You है। have करें जी। 15 seconds for each question. You may pause the video if you need more time. Wish you very best of luck. Let's begin.
जी जनाबे वाला, टेस्ट हमारे पास 2 भी कवर हो चुका। अब टाइम की कमी की वजह से मैं तीसरा टेस्ट जो है वो आपके पास शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे ही, आप उसको साथ कवर कर लीजिएगा ताकि आपकी ये 45 MCQs की एक प्रैक्टिस हो और बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी, और उसके बाद आपको टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टेस्ट लेके आता हूँ जिसमें आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर देखना है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस टेंसेस कौन से हैं और पैसिव वॉइस कौन से हैं। तो चलें, मैं इसको टेस्ट 2 और 3 यही इसके 2 टेस्ट ही लूँगा ताकि ये चीज़ हमारे पास भी कवर हो जाए इंशाल्लाह। तो चलें, एक्टिव पैसिव का एक टेस्ट आपने बताना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब से जी। तो टेस्ट नंबर 2 ये रहा। Welcome to English with Sir Rehan Sarwar. You have 15 seconds for each question. You may pause the video if you need more time. Wish you very best of luck. Let's begin.
जी तो जनाबे वाला, लास्ट लास्ट लास्ट, देखे देखे जल्दी से। जी जनाबे वाला। अब एक टेस्ट, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इस दूसरे सेशन के अंदर इस टेस्ट को लेता हूँ और हम बाकायदा दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैमरे वाले भाई से कहूँगा कि हमारा जो दूसरा सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है अब से, क्योंकि इसमें अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें, दूसरे सेशन के अंदर हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 3। मैं आपसे ले रहा हूँ क्योंकि एक्टिव स्पेसिफिक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये इसके मैं 3 टेस्ट ही लूँ। तो 1 और 3 दोनों टेस्ट यहाँ पे अब लिए जा रहे हैं। तो पहले टेस्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, ये 2 पहले लिया ना, अब ये 1 की तरफ आ गया। आ जाए, कोई इशू हुआ तो मुझसे लाजमी पूछना, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपको आ गया तो आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। करें जल्दी से, मैं इधर ही।
जी जनाब वाला, लास्ट टेस्ट ले लें अभी? चलें ठीक है, थर्ड टेस्ट जल्दी से अब इसको देख लें, जल्दी करें। ये मैं डायरेक्ट जल्दी से आगे से शुरू करता हूँ क्योंकि टाइम कम है। करें शुरू। तो जनाबे वाला, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया होगा
और अब हम जनाब विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने आगे काम की तरफ चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और मुझे बेटा मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये जो असाइनमेंट्स हैं ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक देखिए आप अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप एक अच्छे तौर पर एक चीज़ को समझने के काबिल हुए हैं। चाहे आप कह दें हाँ मुझे समझ आ गई ये वो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बेटा मैं बार बार आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हुई होती है तो फिर सब चीज़ें बड़े अच्छे से कवर हो जाती होती हैं। तो जनाबे वाला अब हम अपनी बात को, काम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम अब डिस्कशन करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं अब आपके सामने डिस्कशन करूंगा और उसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमने सेंटेंस को कैसे बनाना है। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि हर एक वर्ड की आपने इंग्लिश करनी है और उसको तरतीब से लिख देना है, दिस दैट इज़ ऑल। लेकिन जब टेंसेस की बारी आती है तो उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो रोल होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए उसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक बात बताता चलूँ, मुझे आप बताएं कि जो सेंटेंसेस हैं, जो उनको जब हम सेंटेंस की शक्ल में ढालते हैं तो कितनी को इश्काल हो सकती हैं उसकी। मिसाल के तौर पर एक जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा जनाब, जिसे आप कहेंगे कि जनाब दिस इज़ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसका एक और नाम होता है जिसे आप नाम देते हो जनाब क्या? पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस ये वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें सिंपल बात, इन्हें असर्टिव का नाम भी दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव भी इनको बोल लिया जाता है। ठीक है, वैसे मेन इसका नाम सिंपल सेंटेंस है। और क्या होगा जनाब? एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एक और टाइप नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, जिनमें नहीं की बात की जाती है, जिन सेंटेंसेस में नहीं की। और एक सेक्शन क्या होता है जिसमें नहीं के साथ साथ नहीं करते हम, बल्कि सवालिया की बात करते हैं। इन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना। तो अब ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो जिनमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सादा जुमलों का जिनको नाम हम देते हैं और कहते हैं कि दे आर सिंपल सेंटेंसेस, तो इनके अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और रूल इनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। मैं आपके सामने अभी ज़रा लिख दूँ, क्योंकि एक्टिव वॉइस हैं तो मैं इसके मुताबिक कर रहा हूँ। SVO लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इधर भी लिख दिया SVO, इधर भी लिख दिया SVO। 3 किस्म के जुमले होते हैं। यहाँ तो सादा जुमला होगा जिसमें ना तो नहीं की बात है ना ही सवाल की बात है। एक होगा नहीं जिसमें सिर्फ नहीं की बात है, और एक वो है जिसमें सवाल की बात की होगी सिर्फ। अब ज़रा बात सुने जी, जितने भी दुनिया जहाँ के एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद आपने वर्ब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना है जी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना है। इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फुल स्टॉप लगा देना है। बात जब करते हैं हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इजाफा करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब उस टेंस का जो टेंस है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। जब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हो कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाते हो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंटेरोगेटिव में एक और भी तो होता है ना, जिसमें सवाल भी होता है और साथ नेगेटिव की बात भी की जाती है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? क्या तुम सीए नहीं करोगे? सवाल में साथ साथ नेगेटिव की बात की जाती है। तो उस सूरत में क्या फॉर्मूला होगा? उस सूरत में हम क्या करते हैं, यानी इसकी एक टाइप तो ये जिसमें सिर्फ सवाल है, एक वो है जिसमें सवाल के साथ साथ नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वैसे का वैसे आएगा, साथ उसके दरमियान में नॉट लगा देंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क।
ये वो टाइप हो गई। अच्छा, इस तरह तीसरी टाइप भी तो होती है ना। तीसरी टाइप क्या होती है, जिसमें जनाब क्या किया जाता है, WH फैमिली को इस्तेमाल किया जाता है। WH फैमिली क्या है मैं वो बता दूं आपको, वो भी ज़रा इधर देख लें। WH फैमिली में ये अल्फाज आते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु और हाउ। ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाज इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इससे कोई सवाल शुरू हो रहा है तो उस सूरत में क्या होगा, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैं ज़रा इधर से चेंज कर दूँ। आप सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों लगाएंगे WH वर्ड, जो भी WH वर्ड है। उसके बाद आप लगाएंगे फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें ही WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात है तो वही सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट। ठीक है, आप ये यूज़ कर लेंगे। अच्छा चलिए कुछ रिहर्सल करते हैं। कोई भी जुमला जो आपके माइंड में आता है ना, आप उसे बोल दें। कोई भी जुमला, कोई भी आपके माइंड में आ रहा है जी, कोई भी नहीं है, दसो। चले मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ। अब ये ज़रा सेंटेंस सुनिएगा। सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ उर्दू में, मैं इसको ज़रा चेंज कर दूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं। लो जी, सवाल ये है ना, इसलिए मैंने एंड पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप मुझसे क्या चाहते हैं। चलो एक और लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी के हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। ये भी सवाल लिया। अब यहाँ पे मुझे बात बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये इंटेरोगेटिव है, उसकी टाइप से है, हमें पता चल गया क्योंकि एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब उसके अंदर सिर्फ इंटेरोगेटिव है यही, या WH इंटेरोगेटिव है, या WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, सिर्फ इंटेरोगेटिव है, तो उसका फॉर्मूला लगा दें, मल्टीपल फार्मूला। मल्टीपल फार्मूला क्या है, आज ज़रा मल्टीपल फार्मूला को देखते हैं। मल्टीपल फार्मूला में कहता है जनाब सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और उसके बाद एंड पे आपने ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ऐसा ही है। अब अगला काम आपने अपने आप से क्या पूछना है, आपने पूछना है ये टेंस कौन सा है, क्या चाहते हैं। वो वन पेज पर्ल याद है, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला उर्दू में भी पहचान लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए। आपने वहां से देख के जरा मुझे भी बताएं कि जनाब ता है, ती है, ते हैं जब आए तो उसमें क्या होता है, वो कौन सा टेंस होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटेरोगेटिव ऐसा ही है ना, इंटेरोगेटिव है ये। तो जब ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मुझे बताएं क्या लगाएंगे। यहां इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैं क्या करता हूं जनाब, लगा देता हूं हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है जनाब, वो है डू या डज। लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, किंग मेकर जी, मुझसे क्या चाहते हैं, कौन, आप यहां पे जनाब है, अगर आपके बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आप यहां पे सब्जेक्ट है, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट की जगह पे यहां मैं लगा देता हूं जनाबे वाला यू। अच्छा, अब यहां पे जरा बड़े ध्यान से बात समझे। मैंने एक जानबूझ के गलती की है, वो अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे, लेकिन आप देख लें क्या गलती है। मैं अभी जानबूझ कैसे कर रहा हूं जी। चाहने की इंग्लिश क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में भी लगेगी ना। आप सोच लें क्या गलती है। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने यहाँ पे रेस करके यहाँ पे क्या कर दिया, वांट। ठीक है, मुझसे की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट है ना, फ्रॉम मी। ठीक है, डू यू वांट फ्रॉम मी, ये तो है क्या आप मुझसे चाहते हैं,
लेकिन यहां पे यह है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, यहां पे क्या शुरू में नहीं है, दरमियान में है। इसका मतलब ये WH इंटेरोगेटिव है। तो WH इंटेरोगेटिव में क्या करना है, पहले WH वर्ड लगेंगे। तो यहां पे क्या इंग्लिश क्या है, व्हाट। अब व्हाट के साथ डू आता है, डज आता है। यू के साथ डू आएगा, डज आएगा जनाब, डू आएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि डज को अरेज कर दूंगा। तो ये क्या बना, इस डू के जो डी है मैं उसे स्मॉल कर दूंगा। What do you want from me? सेंटेंस बन गया जनाब। दुनिया जहां में कहीं से कोई भी जुमला आ जाए, अगर आपके पास 3 चीजें हैं, याद रख लो मेरे भाई और बहनों। उर्दू में से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो, माइंड में उर्दू आ रही है, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो 3 चीजें होनी चाहिए। सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है ये पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यानी वन पेज पर्ल पता होना चाहिए, फिर आप इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में कहीं से कोई भी आ जाए। अगला देख लें, आज अगले की बात करते हैं। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे जी, अब गलती ना कीजिएगा, बड़े ध्यान से जरा मुझे बताना है। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, क्या शुरू में होता तो वो सिर्फ इंटेरोगेटिव होता, और नहीं भी साथ है तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता। लेकिन यहां पर क्या है, क्यों दरमियान में है, WH वर्ड आ गया, तो साथ नहीं भी है, तो WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला। तो आइए मल्टीपल फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। वो क्या है, पहले WH वर्ड आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड पे क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल क्वेश्चन मार्क। डन हो गया, ऐसा ही है। तो अब जरा मुझे बताइए कि जनाब ये टेंस कौन सा है। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, गागी गे, हाँ जी, वन पेज पर्ल से देख के बता दो मुझे भाइयों क्या है। जी हाँ, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, विल या शैल आता है। तो यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख दूंगा विल या शैल। एक मिनट रुकिएगा जी, ये फिर हमारा जो है ना वो जी, इधर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा क्या, विल या शैल। इसके नीचे ना लिखता जाऊं। अच्छा, WH वर्ड क्या है, क्यों, तो मैं क्यों की जगह पे क्या लिख दूंगा, वाई। ठीक है, विल या शैल में से हम है ना, तो वी, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। तो मैं क्या कहता हूं, शैल लगा देता हूं। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है बताइए, हम है, वी। नॉट, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाना, गो। तो अब मुझे बताएं, गोइंग आएगा कि गो आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल गो आएगा, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आती है इसके साथ हमेशा, गो। और अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां। ठीक है, यानी बाकी वाला सेक्शन, मैं उसको ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन नहीं कह रहा, बाकी वाला सेक्शन कह रहा हूं। जितना भी होगा उसको बाद में, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, बाकी उसके बाद आगे सारा। और फिर वहां की क्या इंग्लिश है, देयर, और एंड पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। लॉज मैंने लगा दिया। Why shall we not go there? बात खत्म हो गया जनाब, किस्सा आजम, पैसे आजम। ठीक है, तो बात क्या है कि कहीं से कोई भी सेंटेंस आए, आप उसे बड़े अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए क्या, बस कि आपके पास उसका मल्टीपल फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मल्टीपल फॉर्मूला आपके पास है तो इसका मतलब है यू आर डूइंग एवरीथिंग। सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ये बंद हो गया, मैं इसको दोबारा ऑन कर दूं ज़रा। सब चीज़ें हो रही हैं, मसला ही हमारे पास कोई नहीं है, और आप उसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं। ठीक है।